Hello, viewers. Greetings of the day. I welcome you all on my YouTube channel. Today, in this particular video, I'm going to share with you all some invaluable exam writing secrets so that you are able to present your knowledge in an effective manner and force the examiner to reward you with good marks. Here in this particular slide, my brief biography is given. I am Deepak Moda. I am an assistant professor of geography at RPS Degree College, Mahendragarh. I am pursuing PhD, and previously I have done MPhil, MA from Delhi School of Economics, University of Delhi, B.Ed and BA Honors Geography from Kirodimal College, University of Delhi. If you have any query, then you can reach out to me at this given email, deepakmoda2017 @gmail.com. Friends, why I made this video? Why I made this video? Since I am a college teacher, so many students come to me and ask common questions like, sir, लॉन्ग आंसर टाइप आंसर्स को कैसे लिखें, हमारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं, हम खूब अच्छा लिख के आते हैं, हम खूब पढ़ के जाते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते। तो मैंने उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। सो दिस वीडियो हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मैंने हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस चीज को एड्रेस किया है, और सेकंड पार्ट में मैंने कुछ मॉडल क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स की कुछ पीपीटी बनाई है, जो कि मैं आपको इसमें वन बाय वन करके शो करूंगा। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज रिलेटेड टू मास्टरिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। गाइस, यूनिवर्सिटी एग्जाम अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी इसमें एग्जाम आंसर राइटिंग की बात आती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीन पार्ट्स का ध्यान रखना है। गाइस, कोई भी एक आइडियल आंसर होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पार्ट वन इंट्रोडक्शन, पार्ट टू इज main body, and last part is the conclusion. So let us now discuss these three parts in detail. So guys, पार्ट वन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यूजुअली एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। गाइस, की डेफिनेशन। जब भी हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो इनहेरेंट, जो उसके अंदर टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको डिफाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है कि सर डिफाइन कैसे करें। डिफाइन करने के मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। आपको कम से कम गिव एटलीस्ट 1 to 2 एक्सपर्ट्स एंड और इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया सॉइल इरोजन के ऊपर, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू एच एम सक्सेना, अब यहाँ पे आपको ईयर मेंशन करना पड़ेगा। सोइल इरोजन इज डिफाइंड एज डैश 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 डैश। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल डेफिनेशन की बात करूं, तो आपको बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप ईयर बता देंगे, डिफाइन डेजर्टिफिकेशन एज डैश 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 डैश। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, आपके कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आता है, तो कोई ना कोई आपके एक्सपर्ट जरूर होता है, उसने डेफिनेशन दी होती है, वो आपको जरूर से कोट करनी है। और अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन मिल जाती है, तो वो भी आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको किसी ऑथर की डेफिनेशन एग्जाम में आपने याद की थी बट आप प्रेशर में भूल गए हैं, तो आप एक जनरल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। देयर इज नो थंब ऑफ रूल, नो देयर इज नो फर्म रूल कि आपको एक्सपर्ट डेफिनेशन देना ही देना, आप जनरल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। सो अब मैं इसके दूसरे पार्ट पे आता हूँ। गाइज, अब आपने जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपने उसको डिफाइन कर दिया। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई डेटा दे दो। डेटा इज लाइक चेरी ऑन द केक, इट एड्स मच वैल्यू टू योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप ऐसे बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 59% एरिया ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। देखिए, सबसे पहले आपने अर्थक्वेक की डेफिनेशन दे दी, आपने एक्सपर्ट की डेफिनेशन दे दी, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दे दी, अब आपने एक डेटा दे दिया। गाइज, ये जो चीज आप कर दोगे ना, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि इस बच्चे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो एग्जामिनर आपको अच्छा रिवॉर्ड देकर जाएगा, बिलीव मी। अब कुछ डोंट्स होते हैं कि आपको क्या नहीं करना है इंट्रोडक्शन में। गाइस, डू नॉट गिव मच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अनलेस आस्क्ड। सेकेंडली, डू नॉट गिव irrelevant statistics as examiner knows everything। आप कोई भी गलत डेटा नहीं दे सकते क्योंकि एग्जामिनर फूल नहीं है। वो पढ़ लिख के प्रोफेसर तक बने हैं, इनफैक्ट सीनियर लेवल के प्रोफेसर आपकी कॉपी को इवेल्युएट करते हैं, तो यू कैन नॉट मेक देम फूल। हाँ, एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल डू नॉट गिव एनी ऑब्सोलीट और ओल्ड डेटा। प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट न्यू लेटेस्ट और रिसेंट डेटा इन योर आंसर। इट विल एड मच 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 वैल्यू टू योर आंसर्स। ठीक है, सो अभी तक मैंने आपको समझाया कि आपने बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डेफिनेशन, सेकंड होता है उसके अंदर रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स, फिर आपको कुछ डोंट्स होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन बॉडी। This part constitutes the most important segment of the answer writing. Bear the following points in mind while doing so। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि what is the demand of the question। Try to understand the demand of the question and write your answer accordingly। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर को ज्यादा इधर उधर की बात करने में इंटरेस्ट नहीं आता। जो आपसे पूछा गया है आप उसको समझ करके, उसके नेचर ऑफ उसकी डिमांड को समझ के आपने आंसर करना है। सेकेंडली, आपने किस बात का ध्यान रखना है? आपने अपने आर्गुमेंट को लॉजिकल वे में स्ट्रक्चर करना है। यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर लॉजिकली while following the demand of the question। Here I am again using the word demand of the question। demand of the question is very very important। अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप अपने आंसर में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा। एग्जामिनर को लगेगा कि कहीं ना कहीं बच्चे की नॉलेज में कमी है। तो आप अपने हमेशा अपने आंसर को लॉजिकल वे में लिखें, क्वेश्चन के डिमांड को समझ के लिखें। थर्डली, आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आंसर को ब्रेक कर सकते हैं, like using headings, subheadings and subheadings। it makes easier to grasp the knowledge ना। एग्जामिनर को सारा का सारा बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है कि बच्चे को सब कुछ आता है। ये इतना आसान नहीं होता है कि आप सब हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग्स बनाओ। ये वही बच्चा कर सकता है जो अच्छे से चीजों को पढ़ के गया है। अगर एक स्टूडेंट ने इतना काम कर दिया, आपका 90% काम तो वही हो गया। एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होकर के तुरंत आपको अच्छे मार्क्स देकर के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने जो भी आप आर्गुमेंट देते हैं, जो भी आप स्टेटमेंट अपने अपने आंसर में लिखते हैं, आप उसको रेलिवेंट एग्जाम्पल से सपोर्ट कीजिए। गिव एज मैनी रेलिवेंट एग्जाम्पल्स एज यू कैन। एग्जाम्पल से चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम्पल तो देने ही देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने अपने आंसर्स को, अपने आर्गुमेंट्स को लेटेस्ट डेटा से सपोर्ट करना है। इंट्रोडक्शन में तो आपने बेसिक डेटा दिया है, अब आपको इसमें फर्दर डेटा देना है। सॉरी, जरूरी नहीं है कि आपने 5 पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं। आप डेटा के 2 सेट्स भी दे सकते हैं, आप 2 या 3 भी दे सकते हैं। थोड़ा सा उनको अंडरलाइन एंड बोल्ड कर दीजिए सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई हाँ, स्टूडेंट ने ये चीज लिखा है। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप जितना पॉसिबल हो सके आप अपने आंसर्स में स्केचेस बनाइए, रफ स्केचेस बनाइए। जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में दिए हुए परफेक्ट बनाने हैं, रफ स्केच बनाने हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मैप बना सकते हैं। अगर आप यूजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टेंसिल लेके जाना अलाउड होता है, आप इजीली स्टेंसिल का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी एचपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़े से इंडिया का वर्ल्ड मैप
ये आपको थोड़ा सा रफ बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट बिलीव मी ये आपके आंसर में चार चांद लगा देगा, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर सब समझ जाएगा कि इस स्टूडेंट को सब कुछ आता है। आप फ्लो चार्ट बनाइए, एक फ्लो चार्ट तो कोशिश कीजिए कि आप अपने क्वेश्चन अपने आंसर में ढाल ही दीजिए। अब टेबल्स बनाइए, चाहे छोटी टेबल बनाइए, बार ग्राफ बनाइए अगर पॉसिबल है तो, लाइन ग्राफ बनाइए, आप पाई चार्ट्स बनाइए वेर एवर नेसेसरी। अब डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस क्या है? अ डायग्राम स्पीक्स मच मोर देन द वर्ड्स। एक डायग्राम को ये कहा जाता है कि एक डायग्राम वर्ड से कम 20 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो डायग्राम में बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर आप एक वर्ड लिखते हैं और अगर आप 20 वर्ड्स लिखते हैं तो और एक एक वर्ड का डायग्राम बना देते हैं तो दोनों इक्वल होता है। तो डायग्राम की वेटेज हर एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। बट यहाँ पे भी कुछ डोंट्स हैं कि आपको वो जो नहीं करना है। डू नॉट राइट व्हाट यू नो, इंस्टेड राइट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देखिए यहाँ पे आपने अपनी नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना है। आप थोड़ा मोटा छोटा मोटा कर सकते हैं, बट ज्यादातर आपको वही लिखना होगा जो एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एग्जामिनर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है कि जो आपको आता है। एग्जामिनर को वो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया वो बच्चे ने आंसर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, स्ट्रिक्टली अडियर टू द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड। देखिए आपके मार्क्स आपके क्वेश्चन में अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है या फिर 18 मार्क्स का आया है या 10 मार्क्स का आया है, तो उसकी एक वर्ड लिमिट जो है वो इंडिकेटेड होती है। फॉर एग्जांपल 600 वर्ड्स में, 800 वर्ड्स में। अगर आपने 600 वर्ड्स में आंसर लिखना है, आप 500 वर्ड्स या 550 वर्ड्स तक कर सकते हैं, या फिर आप 600 वर्ड्स पूछा है तो 650 वर्ड्स तक जा सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं हो कि 600 वर्ड्स में पूछा आप 400 वर्ड्स में आंसर कर रहे हो, 600 वर्ड्स में पूछा है आप 1000 वर्ड्स में लिख रहे हो। नो, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है। तो आपको एक बैलेंस बनाना होगा, तो आपको वर्ड लिमिट को तो फॉलो करना ही करना होगा। ठीक है, तो मेन बॉडी में हमने देखा कि हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन की डिमांड को समझना है और उसके अकॉर्डिंग लिखना है। सेकेंडली, हमने हमारे आर्गुमेंट्स को लॉजिकल वे में प्रेजेंट करना है, हमने हमारे आंसर को ब्रेक करना है, हेडिंग्स का यूज करना है, सब हेडिंग का यूज करना है, रेलिवेंट एग्जांपल्स देने हैं, लेटेस्ट डेटा देना है, हमने रफ स्केचेस बनाने हैं, मैप्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, टेबल्स देनी है, बार ग्राफ देने हैं, लाइन ग्राफ देने हैं, पाई चार्ट देने हैं। ठीक है, और देखिए बच्चों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मेरी अपनी कॉपी दिखाऊंगा जिसमें मैंने की रफ स्केच बनाए हैं, मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, मैंने टेबल्स बनाई है, मैंने बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, इवन पाई चार्ट्स तक बनाए हैं। मैं आपको आगे वीडियो के सब्सिक्वेंट पार्ट में दिखाऊंगा मैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने कंक्लूजन में क्या लिखना है। देखिए दोस्तों, कंक्लूजन कैरी ग्रेट वेटेज इन एन आंसर राइटिंग एज इट सिग्निफाइज द क्रक्स ऑफ द होल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिनोमिना, थ्योरी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। इट मे बी रिटन इफेक्टिवली, ये बड़ा ही इफेक्टिवली लिखना होता है। और ये आप कैसे लिख सकते हैं उसके लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो बच्चों, आपने क्या करना है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आपने किसी का और का स्टेटमेंट नहीं देना है, आपने इसमें अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल आपका पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं देने हैं, आपने कोई दाएं बाएं की बात नहीं करनी है, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। आपने अपने पर्सपेक्टिव को कंसाइज एंड क्लियर मैनर में शो करना होता है, वेदर यू आर इन फेवर ऑफ द मोशन, यू आर इन अगेंस्ट द मोशन। और अगर एग्जामिनर ने क्रिटिकली कुछ पूछा है तो आपको एक बैलेंस आंसर देना होगा। आपने स्ट्रिक्टली आपने वर्ड जो है वो क्वेश्चन से उठाना है, राइट स्ट्रिक्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। इससे क्या है, एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे ने वो लिखा है जो उससे पूछा गया है। फाइनली, एंड योर आर्गुमेंट्स ऑन ए पॉजिटिव नोट। आपको नेगेटिव नोट पे एंड नहीं करना है, आपने अपना आंसर पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। और आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना है। जब आप ये सारी चीजें अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो बिलीव मी, आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस फील होगा, और एग्जामिनर तो आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट writing the long answer type questions in examination. Now I'm coming to the second part of the video, that is
मॉडल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। गाइस, मैंने इसके अंदर 11 क्वेश्चंस डाले हैं, मॉडल क्वेश्चंस डाले हैं, जो कि मेरे एमफिल और पीएचडी के एग्जाम में मेरे से पूछे गए थे, और मैंने उनके आंसर्स को जो लिखा था, तो मेरे पास उसकी एक कॉपी है। मैं आपके साथ वो कॉपी शेयर करना चाहूंगा। ये ओरिजिनल कॉपी है। तो इसमें 3 पेपर थे फ्रेंड्स मेरे। एक तो था एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, एक पेपर था वाटर रिसोर्सेज, और एक पेपर था मेरा अर्बन ज्योग्राफी के ऊपर। तो मैंने तीनों पेपर से ही कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और 11 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। देखो, आप क्वेश्चन को समझो कि सबसे पहले तो इसने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने, एग्जामिनर चाह रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बताओ, इसके कोजेस बताओ, और सुटेबल एग्जांपल्स देने इंडिया में से। तो देखते हैं इसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता है। देखिए, इसका बेस्ट आंसर कैसे हो सकता है जो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन दिया है। वी ऑफन हियर दैट climate is not what it used to be. Like any other physical phenomenon, climate is a fairly dynamic kind of thing. In every part of the world, every year, every decade or every century differs from the other. मैंने एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया, और फिर मैंने इसमें क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन दी है, जो कि ग्लोबल एजेंसीज ने क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन किया है। मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, थोड़ा सा एक अच्छा अपील आता है एग्जामिनर को। उसके बाद मैंने सीधा मैं क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने जो पूछा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो मैंने इसमें कॉजेज दिए हैं। मैंने कॉजेज का एक फ्लो चार्ट बना दिया, उसमें मैंने दिया है नेचुरल कॉजेज, एंड देन आई हैव गिवन सम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। इनको मैंने यहाँ पे छोटा छोटा साइड में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इनको मैंने ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। मेन कॉजेज क्या है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए, मैंने इसमें बताया कि कौन कौन से सेक्टर से इंडिया में कौन कितनी कितनी अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। पावर सेक्टर से 21% इमिशन होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से 17% होता है, एनर्जी से 14% होता है, ट्रांसपोर्ट से 13 होता है। फिर मैंने एक टेबल को एक हेडिंग दे दिया, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन इंडिया। फिर मैंने बताया कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से भी क्लाइमेट चेंज होता है, टिलेज फार्मिंग से होता है, डिफोरेस्टेशन से होता है, लैंड डिग्रेडेशन से होता है। फिर मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग है, रेस फॉर डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज भी नेगेटिवली इंपैक्ट करती है क्लाइमेट को। फिर देखो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक छोटा सा प्यारा सा पाई चार्ट बनाया है कि इंडिया का ग्रीन हाउस गैसेस में क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे। गाइस, सबको पता है कि यूएसए 20% रिस्पॉन्सिबल है, यूरोपियन यूनियन 15% है, रशिया 15% है, चाइना 7% है, फिर अपना इंडिया का नंबर आता है, दैट इज 4%। फिर मैंने एक प्यारा सा कंक्लूजन लिख दिया, प्यारा सा कंक्लूजन, और लास्ट में मैंने 3 एरो लगा के मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर मैंने एंड कर दिया। अब आप बताइए, एग्जामिनर ने जो पूछा वो सारी बातें मैंने इसमें बता दी। एग्जामिनर क्यों नहीं इंप्रेस होगा मुझसे, वो मुझे क्यों नहीं मार्क्स देगा। मैंने अपनी नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट किया, जो क्वेश्चन ने पूछा वो मैंने बताया। तो मुझे पूरी आशा है कि आप भी ऐसा लिखेंगे और एग्जामिनर आपको भी अच्छे से रिवॉर्ड करेगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, डिस्कस वेरियस ग्लोबल कन्वेंशंस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखो, इसने क्या पूछा है, ग्लोबल कन्वेंशंस पूछे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट को कम करने के लिए कौन कौन से कन्वेंशंस हुए हैं। तो देखो, हमने अपना आंसर कैसे स्टार्ट किया, मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया। टुडे क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आवर क्लाइमेट हैज चेंज्ड since the industrial revolution of the 1890s. During the past several years, human beings have become more technologically advanced to harm the nature for their own benefits. अब मैंने देखो इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स दी है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड 0.8 डिग्री सेल्सियस सिंस द लेट 19th century। फिर मैंने एक और फैक्ट दिया है, आर ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एट द स्पीड ऑफ 2.4 mm पर ईयर। फिर मैंने एक और फैक्ट दिया, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग एट द रेट ऑफ 0.5% पर ईयर। देखो, एग्जामिनर को कितना अच्छा लगेगा, आप अपने आंसर को कितना बढ़िया तरीके से लिख पा रहे हो। फिर मैंने बताया जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसने ग्लोबल कन्वेंशंस पूछे हैं,
तो मैंने बता दिया। सबसे पहले मैंने बताया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बताया यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फिर मैंने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के बारे में बताया। फिर मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताया जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए है। फिर मैंने जो लेटेस्ट में जो इंडिया जो वर्ल्ड में चल रहा है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 के बारे में बताया। इसके मैंने बताया कि इसके टारगेट क्या है, टू कीप the rise in global temperature well below 2 degrees Celsius or as low as 1.5 degrees Celsius as compared to the 1980s level, to foster climate resilient development, etc. etc. फिर मैंने बताया ब्रीफ में अदर सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स। इसमें मैंने बताया बेसल कन्वेंशन फॉर हजार्डस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रामसर कन्वेंशन। फिर मैंने छोटे छोटे बताया यूनाइटेड नेशन में कौन कौन सी एजेंसीज है वर्ल्ड लेवल पे जो कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए लगी हुई है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज है, WMO है, नासा है, ये नोवा है, हाँ ये यूएस स्पेस एजेंसीज है, वर्ल्ड बैंक है। फिर मैंने बताया कि इनको मैंने क्रिटिकल अप्रेजल दे दिया कि इनकी शॉर्टकमिंग्स क्या रही, कि इतने सारे कन्वेंशन आने के बावजूद भी क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने एक प्यारा सा इसमें कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन मैंने एक बैलेंस्ड वे में दिया है, आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितना बैलेंस कंक्लूजन है। बियॉन्ड एनी डाउट some conventions have proved beneficial in combating challenges of climate change, such as Montreal Protocol. Climate change is not only a problem of developing nations but also of developed nations as well. Hence, both should understand their contribution in mitigating the effects of climate change. They should work in synergy with each other. We should focus on reducing our per capita greenhouse emission. Only then we would be able to make this world a livable planet for all. फिर मैंने एक एरो लगा करके मेरे आंसर को एंड कर दिया। मैं यहाँ पे एग्जामिनर को बोल रहा हूँ सर और मैम मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है, आप प्लीज मुझे अवार्ड दीजिए और फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स। तो गाइज इसको आपको पहले बताओगे कि आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। मैंने ये बुरो की 1987 की डेफिनेशन दी है। फिर मैंने कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स बताए हैं मैंने, जिसमें कि फोटोग्रामेट्री, जियोडेटिकल जियोडेसी, कंप्यूटर साइंस, कार्टोग्राफी, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब आता है। फिर मैंने बताया कि कैसे ये जो चीजें हैं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, जियोग्रामेट्री, ये सारी चीजें कैसे ये क्लाइमेट चेंज को हमारी नॉलेज को करती है, कैसे ये हमें फायदा करती है। एप्लीकेशन क्या है इनकी, एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में क्या एप्लीकेशन है, फ्लड प्रोन एरियाज में क्या एप्लीकेशन है, वाइल्ड फायर को आइडेंटिफाई करने में, प्रिडिक्ट करने में एंड मॉनिटरिंग करने में क्या एप्लीकेशन है। फिर मैंने बताया कि डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को मॉनिटर करने में क्या इसका रोल है। हेल्थ ऑफ द कोरल रीफ को ये कैसे बताता है। फिर मैंने एक मेरा प्यारा सा कंक्लूजन दिया है और मैंने यहाँ पे मेरे आंसर को एंड कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया, हाईलाइट वेरियस इंजीनियरिंग मेजर्स टू कंट्रोल इट। वही है, मैंने इसमें सॉइल इरोजन को पहले मैंने डिफाइन किया है, फिर मैंने इसका इंपॉर्टेंस बताया है कि सॉइल इरोजन को रोकना क्यों ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने कुछ डेटा दिया कि इंडिया में सॉइल इरोजन कितना है। देखिए अकॉर्डिंग टू स्पेस एप्लीकेशन 2016 डेटा 96 million hectare of soil has degraded in India. If the present trend of soil degradation remains continued, 106 million hectares of soil may be lost by the year 2030. देखिए मैंने डेफिनेशन दे दी पहले और फिर मैंने एक अच्छा सा डेटा दे दिया मैंने। फिर मैंने एक टेबल में बताया कि सोइल इरोजन में कौन कौन से प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाटर इरोजन, वेजिटेशन इरोजन, विंड इरोजन, माइनिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज, ये मैंने एक फिगर दे दिया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इंडिया में मेन कोजिस क्या है सॉइल इरोजन के। ओवरग्रेजिंग है, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है, इंक्रीज पॉपुलेशन है, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल, टिलेज फार्मिंग एटसेट्रा। फिर एग्जामिनर ने पूछा है मुझसे कि इंजीनियरिंग मेजर्स बताइए कि जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। तो मैंने पहला बताया अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच, हम इसको अप्रोच कर सकते हैं।
हम जीरो टिल को या फिर नो टिलेज फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कॉन्टूर प्लोइंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग को ऐड करना अवॉइड करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। फिर मैंने एक प्यारा सा अपना कंक्लूजन दे दिया और मैंने लास्ट में बता दिया कि भारत सरकार ने सोइल इरोजन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोइल इरोजन को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको पता है डीपीएपी है 1973-74 है, फिर इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1989, फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, नेशनल वाटरशेड मिशन है, मनरेगा 2005 है, अपना अपना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में है। ये सारी चीजें मिलकर के सोइल इरोजन को हेल्प करने में हमारे को कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर मैंने वही ट्रेडिशनली जो ऐसे मैं करता हूँ, एक क्रॉस लगा के छोड़ दो, एग्जामिनर सर मुझे आप यहाँ पे मार्क्स दे दीजिए, मेरा क्वेश्चन एंड हो गया है। फिर हम अब मैं कुछ वाटर इश्यूज के ऊपर आता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर स्केर्सिटी, एक्सप्लेन मेजर ड्राइवर्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई सबसे पहले तो बताओ कि वाटर स्केर्सिटी होती क्या है, उसके मेजर ड्राइवर क्या है इंडिया में, बस आओ आंसर देते हैं इनको। तो पहले बताओ कि वाटर स्केर्सिटी क्या होता है। इस छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एक मैंने एक्सपर्ट की डेफिनेशन दी जिसमें मैंने रिसबर्मैन 2002 की डेफिनेशन दी है, फिर मैंने एक और विनपेनी की डेफिनेशन दी है जो कि 2004 में उन्होंने दी थी। मैंने दोनों डेफिनेशन को एक बॉक्स के अंदर कवर कर दिया है। फिर मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी क्या है, वाटर शॉर्टेज, वाटर स्ट्रेस, वाटर क्राइसिस। फिर मैं आगे जाता हूँ, डायमेंशंस ऑफ वाटर स्केर्सिटी, फिजिकल वाटर स्केर्सिटी, इकोनॉमिक वाटर स्केर्सिटी, इंस्टीट्यूशनल वाटर स्केर्सिटी, पॉलिटिकल वाटर स्केर्सिटी, मैनेजरियल वाटर स्केर्सिटी। फिर वाटर स्केर्सिटी इन इंडिया, फिर मैंने देखो डेटा डाला है। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005, इंडिया रैंक्स 120th out of 122 countries of the world in terms of water availability, 130th out of 188 countries of the world in terms of water scarcity, and one in every 3 persons experiences water scarcity। तो कितना इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर जब आप छोटा सा डेटा अपने एग्जाम में दे दोगे। ये सोने पे सुहागे जैसी वाली बात है बच्चों। फिर बताओ इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी कितना है। ऑन एन एवरेज इंडिया रिसीव 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर एवरी ईयर थ्रू प्रेसिपिटेशन। Of this, 1,124 billion cubic meter is utilized to satisfy domestic, industrial, and agriculture demands. 790 billion cubic meter is available as surface water, and 334 BCM constitute the groundwater. फिर एग्जामिनर ने पूछा है कि मेजर ड्राइवर्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी क्या है। देखिए इसका सबसे बड़ा जो ड्राइवर है, हैवी डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर, अर्बनाइजेशन के प्रोसेस, फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इवेपोरेटिव लॉस, फिर अदर ड्राइवर्स, क्लाइमेट चेंज, डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एटसेट्रा। देखिए मैंने इसमें इंडिया का जो प्रोजेक्टेड वाटर डिमांड सिनेरियो है 2050 में जो होने का चांस है, मैंने उसका भी डेटा डाल दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर अभी तो 608 बिलियन क्यूबिक मीटर जो डिमांड है, 2050 में ये बढ़ के हो जाएगी 760 बिलियन क्यूबिक मीटर। डोमेस्टिक वाटर जो कि अभी 90 बीसीएम है, ये 111 बीसीएम हो जाएगा। तो टोटल आप देखेंगे कि 972 बीसीएम जो डिमांड है वाटर की 2050 में बढ़ के 1160 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। अब देखो मैंने एक डेफिनेशन दे दी, मैंने डेटा दे दिया, मैंने डेटा की टेबल्स बना दी, मैंने जो ड्राइवर्स पूछे थे वो बता दिए और लास्ट में एक प्यारा सा कंक्लूजन दे दिया। मेरा आंसर हो गया, सिंपल। अब मैं देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इट इज अबाउट हाउ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैन प्रमोट टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ अ रीजन। देखिए इसमें मैंने वाटरशेड को पहले डिफाइन किया है, फिर मैंने वाटरशेड मैनेजमेंट अप्रोच को डिफाइन किया है, फिर मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और फिर इससे कैसे हम IWRM कैसे वाटरशेड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, उसके मैंने कुछ चीजें बताई हैं और अपना आंसर को कंक्लूड कर दिया। ऐसे ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाईलाइट वेरियस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्रेकिंग इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, आज के दिन में काफी चल भी रहा है।
सबसे पहले आप जनरल इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि IWT was signed between Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru ji and President of Pakistan Ayub Khan on September 19th 1960 at Karachi। फिर इसके प्रोविजंस क्या है, एक छोटा सा मैप बना दीजिए जिसमें कि इंडस वाटर सिस्टम की रिवर्स को दिखा सकते हैं आप। हाँ, फिर आप कंपोजिशन ऑफ द ट्रीटी को बता सकते हैं कि इसमें